गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लास्ट ईयर जो एस्टेट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था बेसिकली उसमें जितने भी फिज़िक्स का जो भी कंटेंट है जो न्यूमेरिकल फिजिक्स के आए हुए हैं एग्ज़ाम में वो आज हम डिटेल में उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने ये सेशन बड़े ही ध्यान से अटेंड करना है, समझना है और फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो फिर आप डिस्कस कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्या पूछा हुआ इसमें, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। देखिए ह्यूमन आई से ये क्वेश्चन आपका बिलोंग करता है। इसमें क्या पूछ रखा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ये भी बोल सकते हो, या फिर यहां पे क्या पर्टिकुलर शब्द लिखा हुआ है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। देखिए ये जो वर्ड आया हुआ ना डिस्टेंट, डिस्टेंस का मतलब है दो ऑब्जेक्ट को ना अलग अलग सेपरेटली देख पाना, ठीक है। उसके लिए जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है ना एक यंग अडल्ट के लिए वो कितना होना चाहिए। अब आप सब जानते ही हो कितना पॉसिबल डिस्टेंस होगा, बेसिकली 25 सेंटीमीटर रहेगा। ये तो बेसिकली जैसे एनसीईआरटी में आपको ना जो थ्योरेटिकल कंटेंट है उसी में मिल जाएगा। तो अब ये एक ऐसा सुटेबल डिस्टेंस है, ये कितना फाइनाइट डिस्टेंस है जो बेसिकली क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट को ना एक तो उनकी ना क्लियर इमेज होनी चाहिए और आप उनको ना डिस्टेंट यानी कि अलग अलग क्लियरली देख पाओ। इसको इस डिस्टेंस को एक दूसरा नाम से जाना जाता है, इट इज द नॉर्मल व्यू फॉर ए ह्यूमन आई। सेकेंडली ह्यूमन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रेन एंड विद कंफर्टेबिलिटी, ठीक है। जितने पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस पे ना हमारी आई किसी ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली देख सके, जिससे हमारी आईज पे स्ट्रेन ना हो, तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस, लाउडनेस का आपको एम्पलीट्यूड गिवन है, साउंड बिकम्स ट्वाइस, ठीक है, देन लाउडनेस इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ। इन्होंने क्या कहा है, जो लाउडनेस का बेसिकली ना एम्पलीट्यूड है उसको कितना कर दिया गया, उसको डबल कर दिया गया, ठीक है। तो लाउडनेस के मैग्नीट्यूड पे या लाउडनेस की जो वैल्यू है उस पर क्या इफेक्ट रहेगा। बेसिकली लाउडनेस को आप ना उसकी इंटेंसिटी से मेजर करते हो और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में आप जानते हो क्या रिलेशन होल्ड करता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, है ना। अच्छा इन्होंने क्या कहा है कि भाई जो एम्पलीट्यूड है उसको ना डबल कर दिया गया। मान लीजिए इनिशियल एम्पलीट्यूड को हमने A1 से रिप्रेजेंट किया, फाइनल एम्पलीट्यूड को हमने A2 से रिप्रेजेंट किया, तो ये जो फाइनल एम्पलीट्यूड है ये इनिशियल एम्पलीट्यूड का डबल है, ठीक है। तो इंटेंसिटी के अंदर क्या वेरिएशन आएगा, बेसिकली मान लीजिए फर्स्ट इनिशियल इंटेंसिटी को आप I1 से डिनोट करते हो तो ये क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर, और जो I2 है फाइनल इंटेंसिटी है जिसमें एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया गया, ये बन जाएगा A2 स्क्वायर। अच्छा A2 किसके इक्वल है, 2 टाइम्स A1, इसके स्क्वायर के, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स A1 स्क्वायर। इसका मतलब है जो फाइनल इंटेंसिटी आएगी वो हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बताया हुआ है जिसकी ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आप क्या अप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो बेसिकली अलोंग वन डायरेक्शन ओनली। वन डायरेक्शन का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकता है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड इज गिवन बाय, ठीक है।
आपको बेसिकली डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलता हुआ nth सेकंड में ट्रेवल करे। बेसिकली देखिए जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो बेसिकली उसको किस नाम से जानते हैं, डिस्टेंस टाइम रिलेशन के नाम से हम जानते हैं, और उसका ये फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी पहले और आपने इसको अप्लाई भी किया होगा। बेसिकली क्या है कि टी टाइम में ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशनशिप आपको गिवन है। इसको आप क्या बोल सकते हो, ये क्या होता है कि भाई जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड इन टी टाइम, टी टाइम में जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगा या पर्टिकुलर जितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, इन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, nth सेकंड के अंदर। देखिए अगर t सेकंड के अंदर ना डिस्प्लेसमेंट s है, अब मान लीजिए लेट हम ना एस एन से किसको डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड। टोटल n जो सेकंड आपको गिवन है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए 10 सेकंड भी हो सकती है, 20 सेकंड भी हो सकती है, 30 सेकंड भी हो सकती है। ठीक है, तो टोटल n सेकंड में कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, t को ना n से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन होल्ड करती है t टाइम में ट्रेवल किए हुए डिस्टेंस को। तो n टाइम में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस या फिर n सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, un प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर। कंसीडर इज एट इक्वेशन नंबर 1। और एस एन माइनस वन, डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, टोटल n कंसीडर करना है, n सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा, एस एन से उसको रिप्रेजेंट किया। अब उससे 1 सेकंड कम कर दीजिए, यानी कि n माइनस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, एस एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, n को या यहां बोल दो t को ना n माइनस 1 पुट कर दीजिए, n माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ a n माइनस 1 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इन्होंने ये पूछ रखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, पर्टिकुलर nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब जैसे सेकंड सेकंड या फिर थर्ड सेकंड या फिर फोर्थ सेकंड, किसी पर्टिकुलर एक सेकंड के अंदर वैल्यू पूछ रखी है। अगर आप उस डिस्टेंस को ना dn से रिप्रेजेंट करते हो तो dn का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए n सेकंड में, मान लीजिए n सेकंड में ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ sn। ठीक है, n माइनस 1 में कितना ट्रेवल हुआ, सॉरी हाँ n माइनस 1 सेकंड में हुआ sn माइनस 1। तो ये जो गैप है इसको हमने dn से रिप्रेजेंट किया बेसिकली। तो dn क्या हो जाएगा, sn में से ना sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, sn माइनस 1, यानी कि इक्वेशन 1 में से आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेसिकली। तो देखो भाई dn की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप इसको ना सब्ट्रैक्ट करते हो बेसिकली, तो देखो भाई इस टर्म में से ना ये टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, un माइनस un प्लस u, है ना। इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से आप ना a डिवाइडेड बाई 2 को तो कॉमन ले लो। ठीक है, n स्क्वायर में से ना n माइनस 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा a प्लस b। तो n में n माइनस 1 ऐड करोगे, ये बन जाएगा 2n माइनस 1, और इनटू में a माइनस बी। n में से ना n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पास मिलेगा 1। तो nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, un से un कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा u प्लस a डिवाइडेड बाई 2 2n माइनस 1। तो ये आपका ना रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा आंसर करेक्ट है। ये तो पहला ऑप्शन तो क्या है, u प्लस ए ब्रैकेट में 1 प्लस एन रेस टू पावर 2, ये तो n का स्क्वायर है, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे n की पावर 1 है। ये देखिए u प्लस ए डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, यही हमारा आंसर आया हुआ है, तो ये ठीक है। 2n के साथ प्लस 1 आया हुआ है, यहाँ पे माइनस 1 है, तो बेसिकली ये आपका जो आंसर है वो करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से ना आप ना पर्टिकुलर nth सेकंड में जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फोर्स आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, इतने न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है 5 kg, है ना।
कितने टाइम के लिए एक्ट किया, 10 सेकंड के लिए वो फोर्स एक्ट किया। ऑब्जेक्ट की बेसिकली वेलोसिटी के अंदर चेंज है जो वो कैलकुलेट करना है। देखो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर कब चेंज आएगा, पहले ये बात पता होनी चाहिए। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर तभी चेंज आएगा जब उसका मोशन है उसके अंदर एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमको ये पता है कि एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब बेसिकली क्या होता है, उस पर बाहर से फोर्स अप्लाई करोगे। फोर्स का वैल्यू आपको गिवन है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो हमको बेसिकली एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम उसकी ना फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की मोशन है ना वो बेसिकली ना रेस्ट से स्टार्ट हुई है। ये देखो 5 kg मास का ऑब्जेक्ट है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया, इस फोर्स की वजह से, है ना। मान लीजिए उसने कुछ फाइनल वेलोसिटी v गेन कर ली, ठीक है। तो देखो भी चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, जितनी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बेसिकली, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, मोशन रेस्ट से स्टार्ट है, u इक्वल टू 0। अब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है अगर आपको टाइम गिवन हो तो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी बेसिकली, है ना। ये रिलेशन की हमको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। हालांकि क्योंकि आप देखो ना आपको ना टाइम भी गिवन है, अगर आप यहाँ पे ना ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे, पहली बात आपको ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन नहीं है तो ये वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगी इक्वेशन। अब हमारा एक तो टारगेट क्या है, जो फोर्स आपको ना वेक्टर फॉर्म में गिवन है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, क्योंकि बेसिकली जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यहां पे हम बात कर रहे हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की, तो देखो भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास, मास कितना गिवन है ऑब्जेक्ट का, 5 kg गिवन है। तो देखो अगर आपको एक ना क्वांटिटी, एक वेक्टर इस फॉर्म में गिवन हो तो मैग्नीट्यूड का फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर उसके x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस फिर उसके y कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस फाइनली उसके z कोफिशिएंट का स्क्वायर, और टोटल को आपने डिवाइड करना 5 से। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यहां से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको फर्दर सोल्व करोगे 4 और ये बन जाएगा आपके पास 9, 13 और ये 36, ये बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको मिल गई बेसिकली। अब देखिए जो इक्वेशन 1 है उसमें यूज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है 0 प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर ली 7/5 इंटू, अब देखो टाइम, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम आपको 10 सेकंड गिवन है, 5 1 ये जाएगा 2 पे, 7 2 14, 14 मीटर पर सेकंड, तो इतना मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो देखो भाई जो आपका ये सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड था। इक्वेशन ऑफ मोशन की अप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। अब देखो जो उस पे अप्लाइड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और मास तो बेसिकली कांस्टेंट होता ही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू वो कांस्टेंट है। इसी के बिहाफ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बल्ब ऑफ 210 वोल्ट, तो आपको ना पावर गिवन है बल्ब की 210 वोल्ट, विल प्रोड्यूस हीट इन कैलोरी, कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है, और कैलोरी के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद इन 5 मिनट। टाइम आपको कितना गिवन है, 5 मिनट गिवन है। इस टाइम को अपना सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 300 सेकंड बेसिकली, और आपको ये वैल्यू कंसीडर करके चलनी है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। बेसिकली जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना पढ़ा हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर एक वायर के अंदर कुछ फाइनाइट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए ना करंट पास करते हैं तो बेसिकली वायर ना हीट अप हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कंप्लीटली आप उसको ना दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाइट एनर्जी या फिर उसको मैकेनिकल वर्क में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस हमेशा क्या होता है, हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हमेशा होता ही है थोड़ा बहुत। तो बेसिकली अगर आपको ना अब देखो हीट कैलकुलेट करनी है, पावर आपको गिवन है, अब पावर और हीट के बीच में क्या रिलेशन है, देखो हीट बेसिकली एनर्जी ही तो होता है। पावर को आप कैसे डिफाइन करते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और
एनर्जी और वर्क एक ही चीज होता है, क्योंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हो, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो पहले मैं आपको पावर का फॉर्मूला बता रहा हूं, बेसिकली वो क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वैसे तो वर्क टाइम इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर आप ना उसमें टाइम इंट्रोड्यूस करते हो, अगर आप ना वर्क की डिपेंडेंसी टाइम पे चेक करते हो, तो आपको ना पावर फाइंड आउट करने को मिलती है। ठीक है, अब ये देखो जो वर्क है, ठीक है, वो बेसिकली यहां पे ना हीट एनर्जी की फॉर्म में है आपके पास। ठीक है, तो आप उसको ना हीट एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब आपको यहां से ना हीट एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई विद टाइम। पावर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 210, और टाइम की वैल्यू आपको कितनी गिवन है। अब ये आपका आंसर आएगा जूल के अंदर, क्योंकि बेसिकली जो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अंदर आप अगर कैलकुलेट करते हो तो एनर्जी या फिर जो हीट की यूनिट होती है वो जूल के अंदर आएगी। जूल के अंदर मेजरमेंट होगी, तो हीट की कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 0 0 0 6300 जूल, है ना। अब आपको ये कन्वर्ट करना कैलोरी के अंदर। अब देखो भाई, कैलोरी और जूल के अंदर ना ये रिलेशनशिप आपको गिवन है 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो यहां से अगर आप ना 1 जूल की वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरी। ठीक है, तो अगर आप इसको ना कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो इसको 6300 को आपको ना किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेसिकली। अच्छा, ये जूल के अंदर है ना हमको, हाँ, और कैलोरी के अंदर आपका आंसर आया हुआ है, 4.2 से डिवाइड कर दीजिए तो देखना भैया आपको कितनी वैल्यू मिलती है यहाँ पे, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4200। ये कितने पे कैंसिल हो सकता है, ये ना 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना। अब उसके बाद ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4, उसके बाद आप इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 15,000 कैलोरी। तो ये जो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, और अगर कोई डाउट हो फिर आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये फॉर्मूला यहां पे यूज किया जो पावर और हीट के बीच का रिलेशनशिप होता है, हीट डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि वो एनर्जी की फॉर्म है ना बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। डिस्टेंस को इन्होंने ऐसे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल वेरी विद टाइम। डिस्टेंस की डिपेंडेंसी ना टाइम पे गिवन है, s इज इक्वल टू 1.2 टी स्क्वायर। डिस्टेंस की डिपेंडेंसी ना टाइम पे गिवन है, मीटर के अंदर इसको मेजर किया हुआ है। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है 0 से लेके 10 सेकंड के अंदर बेसिकली, है ना। आपको डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, आपको एवरेज स्पीड का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए एवरेज स्पीड का बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में जितना ऑब्जेक्ट ने ना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर उस गिवन डिस्टेंस को आप ना टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज स्पीड की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए जो मोशन है ना, मोशन कितने सेकंड के लिए हुआ, 10 सेकंड के लिए हुआ बेसिकली, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेसिकली 1.2, तो एक कांस्टेंट नंबर गिवन है, टी का स्क्वायर कर दो, तो यहां पे ना आपको 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कितना गिवन है, 10 सेकंड गिवन है, और टाइम ये डेनोमिनेटर में भी 10 आ जाएगा बेसिकली, है ना। तो देखो भाई एवरेज स्पीड का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.2 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, या फिर आप 10 इंटू 10 लिख सकते हो, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो देखो भाई ये है जो इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक एडिशनल चीज भी बताना चाहता हूं। अगर यहां से ना इसमें अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखिए जरा, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 10th सेकंड, कि 10वें सेकंड में जो ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो कैसे आप मेजर करोगे। अगर आप यहाँ पे ना इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करो, इंस्टेंटेनियस स्पीड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये बेसिकली ना डिस्टेंस का ना टाइम डेरिवेटिव के इक्वल होगा। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है बेसिकली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो आपको ना ये जो डिस्टेंस टाइम का फंक्शन गिवन ना, आपको इसको ना डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो 1.2 की वैल्यू तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2t,
पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, डिवाइडेड बाय dt। कितने टाइम इंटरवल में ये चेंज ऑब्जर्व किया, ये बेसिकली, अच्छा ये तो हमने ना अभी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड डेरिवेटिव से निकाल लिया है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.4 t। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड ना टाइम का फंक्शन है अभी भी, तो आपको ना ये 10वें सेकंड पे निकालनी है, तो 2.4 को आप ना 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपके पास आंसर आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। अब देखो कोइंसिडेंस है, इन्होंने ना 24 भी ऑप्शन में मेंशन किया हुआ बेसिकली। तो देखो एग्जाम में ना यही ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कि बेसिकली अगर आपको ना डिस्टेंस टाइम का फंक्शन गिवन है, तो आप ना एवरेज स्पीड निकालने के लिए ना कोशिश ये रहती है कि हम ना इसको डिफरेंशिएट कर दें, और वहीं हम गलती करते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ना एवरेज स्पीड पूछ रखी है या आपको ना इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रखी है। अगर एवरेज स्पीड पूछ रखी है तो बेसिकली आपको ना टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, जितना टाइम लिमिट आपको गिवन है, और उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वो तो आपको प्रोवाइड करेगा एवरेज स्पीड की वैल्यू। ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस आया बेसिकली। एवरेज स्पीड तो हमारी आई है 12 मीटर पर सेकंड और इंस्टेंटेनियस स्पीड आई है 24 मीटर पर सेकंड। तो इसमें ये पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, मतलब इसलिए मैंने आपको ये एडिशनली ये चीज बताई है। तो इंस्टेंटेनियस में आपको ना रेट ऑफ चेंज करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बेसिकली उसका ना स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं इस चीज को। अगर हम ग्राफ पढ़ते हैं ना तब हमको ये चीज देखने को मिलती है उसमें। आपको ये बताना कि नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है बेसिकली, है ना, ये बताना है आपको ना। 3 तरीके के ना फ्रिक्शन गिवन है बेसिकली। एक तो आपको गिवन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा आपको गिवन है रोलिंग फ्रिक्शन, और तीसरा आपको गिवन है स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए इससे पहले मैं आपको ना ग्राफ बता देता हूं इसका। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में बेसिकली ग्राफ कैसा बनता है ना। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। ये तो कुछ जहां तक ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है वो तो उसको तो हम बेसिकली बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट ना बेसिकली रेस्ट पे होता है। ठीक है, यहां तक जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो तो बेसिकली डिनोट की जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका ना डायनामिक फ्रिक्शन आ जाएगा। डायनेमिक फ्रिक्शन में बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो ये तो थे बेसिकली ग्राफ। अब देखिए जो इसका बेसिकली डेफिनेशन है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे तब एक्ट करता है अगर ऑब्जेक्ट का ना जो नेट मोशन है ना, मोशन बेसिकली स्टार्ट नहीं हुआ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वो है तो रेस्ट पे, क्योंकि आपको पता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो उसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स बोलते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ना 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। 3 न्यूटन से कम मान लीजिए 2.9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो ग्राउंड के साथ ना ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट की वजह से है, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जो अप्लाइड फोर्स का होगा बेसिकली। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो कब एक्ट करेगा? अगर ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हुआ ही नहीं, वो रेस्ट पे है। दूसरा अगर हम बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तब एक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट की ना एक्चुअल में मोशन स्टार्ट हो जाती है। अब आप देख रहे हो जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है ना उस केस में डिक्रीज हो जाएगा बेसिकली, है ना। इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मोशन पे है ना तो उसको ना जैसे ग्राउंड के साथ ना जो उसका टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है वो काफी स्मॉल हो जाएगा उस केस में, क्योंकि वो लगातार मोशन के अंदर है। तो अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करो तो उस केस में क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड वन अगर आप ना रोलिंग की बात करते हो, रोलिंग फ्रिक्शन में बेसिकली क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में एक ऑब्जेक्ट ना सरफेस पे बेसिकली ना रोल कर रहा है ऐसे। ठीक है, ये उसकी रोलिंग मोशन है, उसका जो बॉटम पॉइंट है वही क्या है, ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट होता है। तो इस केस में भी जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है बेसिकली वो काफी ना स्मॉल हो जाता है। तो अगर आप ना मैग्नीट्यूड की टर्म में बात करो, बेसिकली जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा रहेगा, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा रहेगा बेसिकली, है ना। तो इसमें कौन सा अगर आप बात करो, इसमें तो बताया हुआ है कि भी स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग से ज्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये तो देखो गलत है, क्योंकि देखो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से
क्या होता है, कम होता है बेसिकली। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन को स्टैटिक से ज्यादा दिखाया हुआ, तो ये गलत है। दूसरे में बताया हुआ है कि भी रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से ज्यादा, ये अभी गलत हो गया, क्योंकि ये पहला केस ही डिसमिस हो जाएगा ना इसमें। उसके बाद बताया हुआ है कि भी रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली आपके पास क्या बना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका मैग्नीट्यूड स्लाइडिंग से ज्यादा होगा। ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना, बेसिकली आप इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये फर्दर रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, या जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड रोलिंग फ्रिक्शन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, रेंज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज। देखिए ग्रेविटेशन फोर्स की ना पहली जो नेसेसरी कंडीशन है वो बेसिकली क्या है भी, यूनिवर्स के ना किसी भी दो पॉइंट पे अगर दो मासिव पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी एग्जिस्टेंस, देखो मटेरियल के केस में ना एग्जिस्टेंस की क्या कंडीशन होती है, उनका मास बेसिकली, है ना। ग्रेविटेशन फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मास पे डिपेंड करता है, ना कि उनकी चार्ज पे या उनकी स्टेट ऑफ मोशन पे, है ना। तो बेसिकली अगर ना यूनिवर्स के किसी भी दो पॉइंट पे ना दो मासिव पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहले का मास है m1 और दूसरे पार्टिकल का मास है m2, उनके सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है वो r है। तो देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो पहले मास पर डिपेंड करेगा, दूसरे मास पर डिपेंड करेगा, और इनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो ये डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट ना यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेजेंट हो, उनके बीच का डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ही हो तब ये ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा। तो इस वजह से इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट कितने भी दूर हो उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा बेसिकली। तो इस तरीके से आप इसकी ना रेंज बता सकते हो। अच्छा, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटाते हैं, इक्वलिटी में चेंज कर दें, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल जी से आपको इसको रिप्लेस करना पड़ता है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की कितनी वैल्यू होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है, थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो इस तरीके से आप इसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपको ना इलेक्ट्रॉन की मोशन बताई हुई है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेसिकली, है ना। इन्होंने बोला अगर एक इलेक्ट्रॉन ना एक मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा तब कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई वो करेगा। पहला इन्होंने बताया हुआ क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी टाइम के साथ साथ, क्या उसकी एनर्जी भी इंक्रीज करती है टाइम के साथ साथ, बोथ वेलोसिटी और एनर्जी क्या दोनों के दोनों इंक्रीज करेंगे, या फिर उनके अंदर ना कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेंगे बेसिकली। देखिए इससे पहले ना हमको चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ना रिलेशनशिप देखना पड़ेगा कि भाई किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करेगी या वो फोर्स बिल्कुल भी एक्सर्ट नहीं करेगी। कंडीशन हम देखते हैं पहले। देखिए मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड है b, उसमें से ना एक क्यू कूलम का चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ना थीटा डिग्री एंगल पे वो मूव कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो कितना फोर्स एक्ट करेगा, अगर आप उसको ना वेक्टर सेंस में लिखो तो वो हो जाएगा क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज v क्रॉस b। जो चार्ज का ना वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच में बेसिकली आपको ना क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, ये एक्सप्रेशन देखने को मिलता है आपको बेसिकली। अब देखिए यहां पे ना वेलोसिटी वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उनके बीच में ना क्रॉस प्रोडक्ट को मेंशन किया हुआ है। अगर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो बेसिकली वो उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप इस इक्वेशन को ना एक्सपेंड करते हो तो देखो भाई फोर्स का अगर आपने जैसे मैग्नीट्यूड ढूंढते हो यहाँ पे तो हो जाएगा क्यू, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हो, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, है ना, ये कंडीशन आती है। इसमें आप ना देखो केस नंबर 1 लेके चलो, इफ अगर ना चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ना अगर वो
मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ना मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो कितना एंगल हो जाएगा इनके बीच में, 0 डिग्री। यहां पे आप ना 0 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो तो फोर्स की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, 0 डिग्री। है ना इंटरेस्टिंग केस। यानी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे वो प्रोटॉन है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है ना कांस्टेंट स्पीड के साथ बेसिकली, तो उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्ट करता है, 0। और ऐसा ही सेकंड केस, अगर वो एंटी पैरेलल मोशन हो उसका, थीटा की वैल्यू क्या हो 180 डिग्री, उस केस में भी फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि साइन की वैल्यू 180 डिग्री पे भी क्या हो जाएगी, 0। यानी कि अगर उसकी ना वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मान लीजिए v1 है ये v2 है, तो हमने यहां से ये सीखा कि भाई अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ना एंटी पैरेलल मूव करे या फिर वो पैरेलल मूव करे तो उस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 रहेगा। अच्छा, इसमें थर्ड केस है, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, यानी कि चार्ज पार्टिकल को स्टेशनरी पुट कर दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड में, क्या कोई फोर्स एक्ट करेगा, नहीं, कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। उसकी वेलोसिटी की वैल्यू तो बेसिकली 0 हो गई, चार्ज का मैग्नीट्यूड बेसिकली नॉन जीरो है, देखो ये तो नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी नॉन जीरो है, एंगल उनके बीच में कुछ भी हो, अगर बेसिकली उसकी वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो 0 हो जाएगा। तो यहां से हमको ना ये कंक्लूजन मिला कि भी अब तक किसी भी एंगल पे हम ये नहीं ढूंढ पाए कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस कंडीशन में एक्ट करेगा। हालांकि देखो एक कंडीशन पेंडिंग है, अगर हम ये बात मान के चलें कि जैसे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ना 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो मूव कर रहा है, यानी कि थीटा की तरह बन जाएगा इस केस में 90 डिग्री। तो उस केस में अगर आप ना फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो फोर्स की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बन जाएगा क्यू वी बी, और ये होती है मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की। इससे ज्यादा ना कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स नहीं एक्ट कर सकता ऑब्जेक्ट पे। और ये कब होता है, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा उसका पाथ कैसा बन जाएगा, सर्कुलर पाथ बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में ना चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, अब आपको पता है अगर एक m मास का पार्टिकल एक सर्कल के अंदर चले, ठीक है, उसके लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे जो रीजन है वो बेसिकली फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का चार्ज कांस्टेंट है, उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है ना। तो बेसिकली ये ना कांस्टेंट फोर्स है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन, हालांकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी पॉइंट पे ना वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट होगी बेसिकली, है ना। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल या फिर एक ऐसा चार्ज एक पार्टिकल है जिसका चार्ज भी नहीं है बेसिकली, जैसे अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, उसमें अगर एक पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चले, ठीक है, तो बेसिकली अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसकी ना जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा ऑब्जेक्ट पे वो 0 हो जाएगा। यहां पे भी आप देख लीजिए किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है क्यू वी बी, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ है, तो इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से आप देख सकते हो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। वर्क अगर 0 है तो एनर्जी तो चेंज हुई नहीं ऑब्जेक्ट की, यानी कि उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। अब एनर्जी है कौन सी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की मोशन के दौरान कांस्टेंट रहती है तो उसका रीजन क्या होता है, उसकी स्पीड का कांस्टेंट होना। तो फाइनली ये जो आपका फोर्थ आंसर है ना, ये आपका फिट बैठता है इस सारी की सारी डेफिनेशन पे। इस सारे के सारे जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भी जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी बेसिकली। ठीक है, वेलोसिटी से सेंस है यहाँ पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से,
वेलोसिटी तो बेसिकली चेंज हो रही है। वैसे इन्होंने यहाँ पे ना पर्टिकुलर स्पीड वर्ड यूज करना चाहिए था, लेकिन आप इसको समझिए वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और एनर्जी, एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। देखो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज तो हो नहीं रही बेसिकली, ना ही उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इन्होंने बोला वेलोसिटी और एनर्जी दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी सिचुएशन गलत है क्योंकि वो कांस्टेंट है बेसिकली। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ये फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक लाइट का ना रिफ्रैक्शन हुआ एक प्रिज्म से, तो एंगल ऑफ डेविएशन की सिचुएशन बतानी है। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम से डिस्कस करते हैं। इन्होंने ये बताया हुआ कि अगर एक ना लाइट है, अगर वो प्रिज्म से पास करती है तो बेसिकली उसका मीडियम चेंज हो जाएगा। प्रिज्म के बाहर जब लाइट थी वो ना एयर मीडियम में प्रेजेंट थी, जब वो एयर से ना प्रिज्म के अंदर उसने एंटर किया तो बेसिकली उसका मीडियम चेंज हो गया। वो जैसे जो ग्लास मटेरियल से मिलके प्रिज्म बना होता है, मीडियम चेंज हो जाएगा। मीडियम चेंज होने की वजह से कौन सा प्रोसेस होगा, रिफ्रैक्शन होगा बेसिकली। तो अगर मीडियम चेंज होता है तो जो इंसिडेंट लाइट है और जो एमर्जेंट लाइट है, ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से। इन्होंने बोला जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, वो किन दो रेज के बीच में एंगल होता है, इसके बारे में बताना है। ये प्रिज्म का ना टॉप फेस है, देखो इस पे ना ये तो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये इंसिडेंट लाइट है बेसिकली, ठीक है। यहां आपको ना नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जो ये एंगल बनाएगी, ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ये ना एयर मीडियम से प्रिज्म का मटेरियल बेसिकली जैसे ग्लास का होता है, इसके अंदर एंटर करेगी। रेयर मीडियम से ना डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी। देखो वैसे तो ना इसको जाना चाहिए था ऐसे, अगर रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो ऐसे स्ट्रेट मूव करना था बेसिकली इस पाथ के अलोंग, अगर रिफ्रैक्शन होता ही ना। लेकिन क्या होता है, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर करेगी, ये ना नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी बेसिकली, है ना। मान लीजिए ये जो इसका पॉइंट है, ये तो पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट इसका बी है। ए से लेके बी तक जो उसका मोशन है ना, वो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर है, क्योंकि प्रिज्म का तो थ्रू आउट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना बेसिकली, एक ही जैसे मटेरियल से वो बना हुआ है। तो इस स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई डेविएशन नहीं आएगी, ये बेस के पैरेलल हो जाएगी। लेकिन जैसे ये लाइट ना प्रिज्म को क्रॉस करके बाहर आ जाएगी, यहां पे ना नॉर्मल ड्रॉ कर दो बेसिकली आप। तो आप ना देखो ये तो है डेंसर मीडियम और बाहर है रेयर मीडियम। अगर लाइट ना डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो क्या हो जाएगा, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो भाई ये नॉर्मल है, ये ना नॉर्मल से ना दूर हट जाएगी बेसिकली, तो ये कुछ ऐसे मूव करेगी, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं, देखो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था बेसिकली। अब इन्होंने बोला कि अगर ना, अब देखो यहां पे अगर एक ना पर्सन है जो इस ना लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, जो प्रिज्म से बाहर आई है, उसको तो क्या लगेगा, देखो अगर इस स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ना इसको ऐसे ड्रॉ कर दो आप बैक साइड में, है ना, उस ऑब्जर्वर को तो ये लगेगा कि यहां पे कोई सोर्स है जहां से ना स्ट्रेट लाइन में लाइट आ रही है बेसिकली, ठीक है। तो फाइनली जो बेसिकली क्या होता है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बताना भाई, कि कितने एंगल से वो ना डेविएट कर जाएगी रे। तो बेसिकली जो फाइनली बाहर लाइट निकली है, ठीक है, अगर आप उसको ना बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर देते हो और जो इंसिडेंट लाइट है इसको प्रोसीड कर देते हो, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। किन किन के बीच में अब देखते हैं। इन्होंने बोला एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, क्या ये इनके बीच का एंगल होता है बेसिकली। देखो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी ना एमर्जेंट रे है, ठीक है। क्या इनके बीच में एंगल होता है, क्योंकि हमने इन्हीं को तो प्रोसीड फर्दर एक्सटेंड किया है। अच्छा सेकंड देखते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड तो ये दो वाली हैं, ये इंसिडेंट है ये रिफ्रैक्टेड है, इनके बीच में तो एंगल को हम, ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है R1 बेसिकली, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड एमर्जेंट रे, ये जो प्रिज्म के अंदर स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल किया और ये जो बाहर चल गई, इनके बीच का जो एंगल है, नहीं इसको भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे आप ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करोगे सेकंड सरफेस पे, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म के क्यों होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये फिट बैठता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और जो एमर्जेंट रे है, उनके बीच में जो एंगल एग्जिस्ट करता है उसको बेसिकली बोलते हैं
क्या क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि एक्चुअली जो लाइट थी वो इंसिडेंट रे के अलोंग थी, और फाइनली जो प्रिज्म को क्रॉस करने के बाद लाइट गई है वो एमर्जेंट रे की फॉर्म में है। तो उनको अगर आप ना जैसे इंसिडेंट लाइट को फर्दर प्रोसीड कर दो और एमर्जेंट लाइन को बैकवर्ड प्रोसीड कर दो, उनके बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली। ये यहाँ पे जो एंगल है, देखो मैं यहाँ पे दोबारा इसका डायग्राम बना रहा हूँ क्लियरली जिससे आप समझ पाओ। देखो इंसिडेंट लाइट ये बेस के पैरेलल मूव किया और फिर ये ऐसे बाहर चला गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। इंसिडेंट लाइन को ना ऐसे फर्दर प्रोसीड कर दो कि जैसे ना इसका पाथ चेंज हुआ ही नहीं है, और एमर्जेंट लाइट को बैक साइड में प्रोसीड कर दो कि जैसे ना ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई आई है यहाँ से। तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो इन्होंने ये बताना है कि किस मीडियम के अंदर ना जो साउंड वेव होती है उनकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले ना साउंड वेव के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो साउंड वेव होती है उनको बोलती है मटेरियलिस्टिक वेव, क्योंकि उनको साउंड वेव के ना पास होने के लिए, ठीक है, मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। साउंड वेव कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती जैसे लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। अच्छा अब देखो मीडियम, सॉलिड भी एक मीडियम है, लिक्विड भी एक मीडियम है, और गैस भी एक मीडियम है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि किस मीडियम के अंदर ना जो साउंड की स्पीड है वो सबसे ज्यादा रहेगी। देखो बेसिकली साउंड की अगर आप ना स्पीड की बात करते हो तो वो बेसिकली ना इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम के प्रोपोर्शनल होती है बेसिकली। देखो जो स्पीड का जो फॉर्मूला है ना उसके अंदर रिलेशनशिप होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। अब देखो भाई अगर आप बात करो सॉलिड की इलास्टिसिटी और लिक्विड की इलास्टिसिटी और फर्दर गैस की इलास्टिसिटी के बीच में ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। सॉलिड आर मोस्ट इलास्टिक कॉन्फ़िगरेशन इन द नेचर, ठीक है, और लिक्विड की इलास्टिसिटी सॉलिड से कम होती है और गैस की सबसे कम होती है, लिक्विड से भी। तो अगर ये इलास्टिसिटी के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड रहेगा, ठीक है, वो स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड के कंपैरिजन में और गैस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला जैसे देखो तो इसका इनमें से सॉलिड कौन सी है, जैसे ये तो बेसिकली गैस है, ठीक है, ये मीडियम ही नहीं है, ये लिक्विड है, तो ये बनता है फ्लिंट ग्लास। इन चारों ऑप्शन में जो सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन है वो है ग्लास, जो सॉलिड मीडियम है बेसिकली। उसके अलावा बाकी क्या है, ये तो एयर मीडियम है, ये लिक्विड मीडियम है वाटर, और ये क्या है मीडियम लेस वैक्यूम। ऐसा स्पेस होता है जहां पे मीडियम लेस होता है, बेसिकली वैक्यूम का क्या मतलब होता है, मीडियम लेस होता है वो। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी की टर्म में आप डिस्कस करते हो वेलोसिटी की, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिलोंग करता है आपका चैप्टर ग्रेविटेशन से, है ना। अब आपको पता ही है जैसे ना अर्थ की सरफेस के कंपैरिजन में अगर आप ना डाउनवर्ड जाओगे तो भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर अर्थ की सरफेस के कंपैरिजन में अपना हाइट पे ट्रैवल करते हो तब भी क्या होता है, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो वही केस इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। इन्होंने बताया कि भी h हाइट है ग्राउंड से ऊपर, ठीक है। इन्होंने बोला जो फ्रैक्शनल चेंज होगा ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर, वो आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली। अब देखिए सबसे पहले हम इसका ना डायग्राम बनाते हैं। ये अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस है r। अब देखो m मास का ऑब्जेक्ट है भाई, ये अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है। इन्होंने बोला इसको ना कितनी हाइट पे लिफ्ट कर दिया, इसको बेसिकली h अमाउंट से ना लिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो आपको ना एक ना जनरल एक्सप्रेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो पता होगी। देखो जैसे कि मैंने बताया अगर आप ना अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में ना अगर हाइट पे ट्रेवल करते हो तो भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, अगर डेप्थ वाइज मूव करते हो तो भी डिक्रीज होती है। मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट P है, तो देखो ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू P पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये वैल्यू हो जाएगी बेसिकली। उम्मीद करता हूं कि आपने ये एक्सप्रेशन पहले पढ़ा हुआ होगा। और अगर आप ना डेप्थ के साथ बात करो, मान लीजिए अर्थ की सरफेस के इनसाइड ना d डेप्थ तक चले गए, तो वहां पे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उसके अंदर कितना चेंज आएगा, g 1 माइनस के d डिवाइडेड बाय r। इतने अमाउंट से ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बेसिकली, और हाइट के कंपैरिजन में भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो P पॉइंट पे वैल्यू है। अब हमने ये बताना है कि ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है
और अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है जी, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये कितनी कम है, और आपको कैसा चेंज बताना है, इसका फ्रैक्शनल चेंज बताना बेसिकली, ठीक है। देखो फ्रैक्शनल चेंज बेसिकली क्या होता है, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू के अंदर चेंज कितना हुआ, बेसिकली वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो अर्थ की सरफेस पे जितनी ग्रेविटी की वैल्यू थी माइनस पी पॉइंट पे जितनी ग्रेविटी की वैल्यू है, और उसको एक्चुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, यही तो चेंज होगा। अब हमने इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटाई है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ना ये वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अर्थ की सरफेस पे, ये वैल्यू है एक पर्टिकुलर एच हाइट पे, और आपको बताइए हाइट के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो हमने ना लार्ज वैल्यू में से ना स्मॉल वैल्यू घटाई है। घटाने को आप बेसिकली इसमें से ये भी घटा सकते हो, फिर आपको उसकी ना मॉडुलस वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। वैसे देखो हमको ना फ्रैक्शनल चेंज चाहिए, ठीक है, तो ये लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू घटा दी। अब देखो भाई अर्थ की सरफेस पे तो ग्रेविटी की वैल्यू जी रहेगी, माइनस पी पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, 1 माइनस के 2h डिवाइडेड बाय आर, और टोटल को आप ना जी से डिवाइड कर दो बेसिकली, है ना। अब आप ना यहां से ना न्यूमिरेटर में से ना अगर ना जी कॉमन ले लोगे, तो देखो भी कितना चेंज, फ्रैक्शनल चेंज आपको ऑब्जर्व होगा। न्यूमिरेटर में से ना ग्रेविटी की वैल्यू को अगर आप कॉमन ले लेते हो, तो देखो देखो 1 माइनस 1 प्लस 2h डिवाइडेड बाय आर, और इसको डिवाइड करना है जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा, बेसिकली 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2h डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो गिवन ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना, तो थर्ड ऑप्शन है बेसिकली, ये हमारे गिवन आंसर को क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है बेसिकली। तो इस तरीके से आप ना फाइंड आउट कर सकते हो फ्रैक्शनल चेंज। एक आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर आपसे ना परसेंटेज चेंज पूछ लिया जाए, तो फ्रैक्शन चेंज की जो वैल्यू है, सिंपली आपको ना इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, उसके अंदर आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, जितना भी कंटेंट अभी तक हमने डिस्कस किया है। अच्छा देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला कि एक ना ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ना, इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में बताना हमको, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, क्या टेम्परेचर चेंज होता है अगर ना स्टेट चेंज हो। देखो स्टेट चेंज का क्या मतलब, अगर आप ना मैटर की स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट की बात करें, जैसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड चेंज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, लिक्विड स्टेट से गैसियस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, या एक डायरेक्ट प्रोसेस जिसको हम ना सब्लिमेशन बोलते हैं, डायरेक्ट ना सॉलिड से वेपर में ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी ये पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इनके दौरान ना क्या टेम्परेचर चेंज होता है, तो इसका आंसर है नो। अब देखो भाई जैसे ना सॉलिड से लिक्विड के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, या फिर लिक्विड से जैसे वेपर बनते हैं, अगर आप वाटर की बात करते हो जैसे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ऐसा होता है, ठीक है। अब स्टेट चेंज में ना क्या टेम्परेचर चेंज होगा, देखो अगर आप ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक ना टॉपिक होता है जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। जब ना स्टेट चेंज होगा सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस, उसमें ना जो मॉलिक्यूल की बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ऑब्जर्व होता बेसिकली, ठीक है। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब टेम्परेचर के अंदर भी कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व होगा, तो ये तो आपका ऑप्शन है गलत, ठीक है। सेकंड अगर आप बात करो ड्राई आइस को ना कन्वर्ट कर रहे हो डायरेक्ट ना गैसियस स्टेट में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, क्या ये प्रोसेस फिजिबल है। जैसे ड्राई आइस हो ना सॉलिड फॉर्म में है और आप उसको ना डायरेक्ट गैसियस स्टेट में यानी कि वेपराइज कर रहे हो उसको, लिक्विड फॉर्म बीच में नहीं आई, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, सब्लिमेशन बोलते हैं बेसिकली इसको। इस प्रोसेस का क्या नाम होता है, सब्लिमेशन होता है, और ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में पॉसिबल है। तो ये सेकंड ऑप्शन तो आपका ठीक है, फर्स्ट गलत है। थर्ड अगर आप बात करो हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंडिकेट वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। देख लीजिए अगर ना
जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, अगर वो स्ट्रोंग होंगे तो उन स्ट्रोंग फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए हमको एक्सटर्नल जो एनर्जी है, जो हीट की फॉर्म में सप्लाई करते हैं, उसका अमाउंट लार्ज होना चाहिए। बेसिकली यहां पे इन्होंने क्या बताया कि जो हाईली बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या इंडिकेट करता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। देखो अगर बॉइलिंग पॉइंट लार्ज है बेसिकली, तो यानी कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मांग रहा है ऑब्जेक्ट उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए। अगर वो लार्ज एनर्जी की डिमांड कर रहा है तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, यहां पे बता रखा है कि वो वीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लास्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जनरली हायर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये करेक्ट है आपका ऑप्शन। देखो वेपराइजेशन में अगर आप बात करते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बेसिकली क्या होता है, लिक्विड फॉर्म जब ना वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल के बीच का जो सेपरेशन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में तो लार्ज होता है, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में काफी स्मॉल होता है। तो जब लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में गया तो बेसिकली ना मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है वो काफी लार्ज बढ़ जाएगा, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड काफी स्मॉल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से उनके बीच के ना सेपरेशन को लार्ज करने के लिए ना आपको ना ज्यादा वैल्यू ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है इन कंपैरिजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से आपका क्या मतलब है, जब आप सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। अब सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाने के लिए जो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, उनका जो गैप है वो उतना नहीं इंक्रीज होता जितना लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाने के दौरान होता है। तो उस तरीके से ना इस केस में तो क्या होता है, बेसिकली मॉलिक्यूल के बीच के ना लार्ज स्पेस प्रोवाइड करवाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये आपको ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो जो आपको फर्दर ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई करेक्ट ऑप्शन कौन से है, 1 एंड 4, ये तो बेसिकली गलत है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। सेकंड है, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड भी ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इन्होंने बोला कि किस मिरर का यूज करोगे आप, किस पर्पस के लिए, रियर व्यू इन व्हीकल। जैसे देखो गाड़ी में ना जो ड्राइवर की सीट होती है और उसके जो बराबर वाली सीट होती है, उनकी सीट के बीच में ना बेसिकली जो मिरर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कौन सा मिरर यूज होगा, बेसिकली वहां पे ना कन्वेक्स मिरर का यूज होगा। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, देखो जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना कन्वेक्स मिरर के केस में, इमेज फॉर्मेशन, कैसी इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्या इमेज इरेक्ट बनती है या इन्वर्टेड बनती है। तो सबसे पहले बात करें इमेज, ये फॉर्मेशन कैसा होता है, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। आप ना ड्राइविंग के दौरान जैसे आप ना कार, बस या ट्रक में ड्राइव कर रहे हो और सेंटर में जो मिरर लगा हुआ, बेसिकली आप उससे ना पीछे से आने वाले ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो आपको गाड़ी चलती हुई तो सीधी ही नजर आती है, अब गाड़ी उल्टी थोड़ी नजर आएगी आपको। ठीक है, तो देखो एक तो क्या होता है कि इरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। ठीक है, अगर आप उनके ना साइज की बात करो तो देखो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट आपको नजर आएंगे। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट अगर आपको इरेक्ट नजर आता है तो उसकी जो इमेज होती है उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, रियल बोलते हैं या उसको वर्चुअल बोलते हैं। बेसिकली वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है। ठीक है, तो वो वर्चुअल इमेज नजर आएगी आपको बेसिकली। ठीक है, अच्छा इन सब, ये तो था इमेज की क्वालिटी के कंपैरिजन में कि भाई इमेज की ये क्वालिटी होनी चाहिए उस केस में। अच्छा और क्या है कि भाई फील्ड ऑफ व्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, कन्वेक्स मिरर में ना फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज हो जाएगा भाई, जो उसका ना जैसे देखने का दायरा है ना वो बढ़ा देता है कन्वेक्स मिरर। आपको ना जैसे ना लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है जो कार की बैक साइड में जो आ रहे हैं, काफी सारे ऑब्जेक्ट या जो व्हीकल है वो नजर आ जाएंगे, काफी दूर तक के ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होते हैं, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू उसका। ठीक है, तो आपको ना एक तो काफी सारे ऑब्जेक्ट नजर आते हैं, इस पर्पस से भी उनका यूज करते हो, तो आपका ये आंसर हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। और जो इसकी इमेज की क्वालिटी है ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसमें। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप। एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है जिसको एक टेबल पे रखा हुआ है। ब्लॉक की आपको ना डायमेंशन दे दिया, देखो जरा ये टेबल है, टेबल पे ना देखो बेसिकली 3 डायमेंशनल ब्लॉक है बेसिकली, क्योंकि इसकी ना लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस तीनों ही क्वांटिटीज आपको गिवन है, तभी तो हम इसकी ना लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस की बात कर रहे हैं। देखो भाई ये तो इसकी लेंथ है और जो ऐसे करके ये इसकी ना ब्रेड्थ हो जाएगी
और जो वर्टिकल है ये इसकी थिकनेस हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको डायग्राम समझ में आया होगा। लेंथ आपको कितनी गिवन है बेसिकली, इसकी लेंथ आपको ना 10 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेड्थ कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, हाइट कितनी गिवन है 40 सेंटीमीटर, है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। अच्छा, इस ब्लॉक का मास कितना गिवन है 5 kg गिवन है। ठीक है, ये ग्राउंड पे ना कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, कितना प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, इस वैल्यू का आपने यूज करना बेसिकली। ठीक है, देखो जरा इस सिचुएशन में ना बेसिकली आप पहले मुझे ये बताइए प्रेशर का फोर्स और एरिया के साथ क्या रिलेशन होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर बेसिकली ना एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप बात करते हो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर इस ब्लॉक को ना अपना वर्टिकली स्टैंड कर देते हो ना, तब इसका जो ये थिकनेस वाला पार्ट है ये ग्राउंड पे प्रेस करेगा और साथ में इसका ना ब्रेड्थ वाला हिस्सा वो प्रेस करेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको ना इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये दे रखी है कि ग्राउंड के साथ एक तो इसकी ना लेंथ टच में है और एक इसकी ब्रेड्थ टच में है, तो हमको ना इसके बेस का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो फाइंड आउट कीजिए, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करते हो 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा, इसका और इसका ना फोर्स कितना एक्ट करेगा ग्राउंड पे, इसके वेट के इक्वल, तो प्रेशर हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाय एरिया, तभी तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है। एरिया का अपना मीटर, अच्छा एक मिनट, ये तो बन जाएगा आपके पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में करोगे 10⁻⁻⁴, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, है ना। तो प्रेशर बताओ भाई कितना आ जाएगा, प्रेशर हो जाएगा फोर्स। अब देखो इस ऑब्जेक्ट ने ना ग्राउंड पे फोर्स कितना लगाया, इसके खुद के वेट के इक्वल, वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, इसको अपना एरिया से डिवाइड कर दो बेसिकली। मास आपको गिवन है 5 kg, ग्रेविटी की वैल्यू कंसीडर करनी है 9.8 डिवाइडेड बाय एरिया आपने फाइंड आउट कर ही लिया है 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, यहां से देखो भी आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 5 इंटू 2 से कैंसिल करोगे 4.9, 10⁻² न्यूमरेटर में जाके 10⁻², यानी कि बन जाएगा 100। 100 का एक जीरो इसके डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 49 इंटू में क्या है 50, इसको कैलकुलेट करो 2450, और ये आपका आंसर आएगा न्यूटन के अंदर, क्योंकि फोर्स न्यूटन में होता है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। स्क्वायर मीटर में आपका आंसर आएगा बेसिकली, पर हाँ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में आएगा क्योंकि आपने प्रेशर कैलकुलेट किया ना। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग केस और बता रहा हूं, ये तो था हमने इसको ना ऐसे हॉरिजॉन्टली पुट किया हुआ है जिससे इसके ना लेंथ और ब्रेड्थ वाला एरिया ग्राउंड से टच है। अगर आप इसको ना वर्टिकल पोजीशन में फिक्स करते हो तब आप इसकी ना ब्रेड्थ और थिकनेस वाला एरिया, तब इसका जो बेस का एरिया ना वो डिक्रीज हो जाएगा। तो बेस का एरिया डिक्रीज होने से ना देखो डेनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो एक ही ब्लॉक ये ना 3 टाइप के प्रेशर एक्सर्ट करेगा ग्राउंड पे, यानी कि 3 डिफरेंट वैल्यू आएंगी प्रेशर की। ये हमने वैल्यू कंसीडर किया जब उसका वो ना ग्राउंड के साथ उसका कौन सा एरिया कनेक्ट है, लेंथ और ब्रेड्थ वाला एरिया। अगर आप उसकी ना ब्रेड्थ और थिकनेस वाला एरिया करोगे, वर्टिकल पोजीशन कंसीडर करोगे, तब इसका प्रेशर ग्राउंड पे वो डिफरेंट हो जाएगा। और अगर उसके बाद अगर आप ना लेंथ और थिकनेस वाला एरिया कंसीडर करते हो तब प्रेशर अलग हो जाएगा बेसिकली। तो 3 डिफरेंट वैल्यू आपको मिल सकती है प्रेशर में, बाकी 2 वैल्यू आपने ट्राई करनी है। ये तो हमने किया लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, एक आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो ब्रेड्थ इंटू हाइट से, और फाइनली कर सकते हो लेंथ इंटू हाइट से। हाइट का मतलब थिकनेस यहाँ पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोर्टर है जिसने ना एक ना 15 किलोग्राम के लगेज को क्या किया, लिफ्ट किया, ग्राउंड से उठा के ना अपने सर पे रख लिया, और कितनी ऊंचाई पे, 2 मीटर की ऊंचाई पे। ये पर्सन की हाइट है बेसिकली। वर्क डन बाय पोर्टर ऑन द लगेज इज, देख लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एक ना लगेज को जो ग्राउंड पे रखा होता है इसको उठा के ना अपने ना सर पे रख लिया, और कितनी हाइट, जो हाइट ऑफ पर्सन है बेसिकली वो है 2 मीटर, और लगेज का जो मास है वो है 15 kg, है ना। तो वर्क डन उसने कितना किया, लगेज को उठाकर अपने सर पे रखने के लिए कितना वर्क डन किया।
देखो वर्क डन जो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो फिजिक्स ने वर्क की डेफिनेशन बनाई है, यानी कि साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क, उसके अकॉर्डिंग वर्क का बेसिकली आपको ना क्या फॉर्मूला मिला है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जरूरी है वर्क होने के लिए, और उनके बीच का एंगल भी कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए अगर आप ना एक ना दीवार पे जोर से धक्का लगा रहे हो, आपने सुबह उसको ना दीवार को पुश करना स्टार्ट किया, दोपहर हो गई और शाम हो गई, दीवार के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, और आपको इतने सारे पसीने आ गए और आप थक गए बिल्कुल। ठीक है, आप बोलोगे कि मैंने तो बड़ी मेहनत किया है, लेकिन जो आपका उद्देश्य था उसमें क्या था कि दीवार को हटाना, क्या ऐसा हुआ? तो नहीं हुआ। दीवार का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। हालांकि एक नॉन जीरो फोर्स तो आपने अप्लाई किया वॉल पे, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो जब भी आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो ना फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल में, तो आपको ना दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों जरूरी है। अब पोर्टर, पोर्टर का मतलब है सामान को उठाने वाला पर्सन, ठीक है, जैसे कूली होता है। अब आप मुझे ये बात बताइए, अगर आपको ना एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, वो ना ग्राउंड से अगर आपको लिफ्ट करना हो, मान लीजिए एच हाइट तक आप उसको लिफ्ट करते हो, मिनिमम फोर्स आपको कितना लगाना पड़ेगा? मिनिमम फोर्स कितना होगा बताइए एक ऑब्जेक्ट को ना लिफ्ट करने के लिए? बेसिकली भाई उससे कम फोर्स लगाओगे आप उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कभी नहीं कर पाओगे। वो होता है उस ऑब्जेक्ट का वेट। ध्यान देना, क्योंकि वेट इज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट भी एक फोर्स है ना, तो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए उतना फोर्स तो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, कितना? उसके वेट के इक्वल बेसिकली। तो देखो कितना मिनिमम फोर्स आपको लगाई अप्लाई करना पड़ेगा उसके वेट के इक्वल। अच्छा देखो जरा, ये फोर्स है उसके वेट के इक्वल, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है? अपवर्ड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट खोलते हो, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड वो mg है, दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड वो डिस्प्लेसमेंट है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम वो 0 डिग्री है, क्योंकि अपलिफ्ट करने वाला फोर्स अपवर्ड एक्ट किया, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हुई, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। ठीक है, तो देखो भाई बेसिकली कोस 0 आपके पास 1 वैल्यू आ जाएगी। मास कितना गिवन ऑब्जेक्ट का? मास गिवन है 15 किलोग्राम। ग्रेविटी की वैल्यू इन्होंने कंसीडर किया कि भी 10 कंसीडर करना है, और कितनी हाइट पे लिफ्ट किया? 2 पे। तो ये आपके पास आ जाएगा 300, और वेट और एनर्जी, अच्छा इन्होंने ना हाँ न्यूटन मीटर में एक्सप्रेस किया बेसिकली, क्योंकि देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है न्यूटन मीटर। आप इसको जूल में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो इतने अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए। दूसरी बात, ये आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एच हाइट पे जाने के बाद, 2 मीटर की हाइट पे जाने के बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर ना कितनी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? जब वो ग्राउंड पे था उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, एच हाइट पे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी mgh। ठीक है, ये फॉर्मूला उसी से तो मैच करता है, mgh। h क्या होता है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो यही क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके ये पूछ सकता है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सेम क्वेश्चन, सेम डाटा, यहां पे वर्क को रिप्लेस कर सकता है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की टर्म्स में। सेम प्रोसेस रहेगा सारा का सारा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपलिफ्ट करने के लिए जो आपने वर्क डन उस पर अप्लाई किया है, तो वो क्या होता है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और तीसरा केस एक और, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को ना फ्री फॉल मोशन करवा दो, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, क्योंकि उसके वो वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी, फिर आप ना मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन की बात करोगे। ठीक है, कि भी जो सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें। अब देखो एक ऑब्जेक्ट की ना काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया हुआ है, जिसका मास m है और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5 जूल। उन्होंने बोला अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ा के ना 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो उसकी जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी बन जाएगी, ये आपको बताना है बेसिकली।
देखो क्या काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड पे डिपेंड करती है? हाँ जी बिल्कुल करती है। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ठीक है, अगर आप काइनेटिक एनर्जी को मान लीजिए टी से हम एक्सप्रेस करते हैं, क्या फॉर्मूला बनता है? हाफ ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसकी हम मोशन की बात कर रहे हैं और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। अब देखो जरा, इन्होंने बोला कि भाई हमने ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर किया एम, उसकी ना वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी को 3 टाइम्स, देखो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। उसकी वजह से जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो है 25 जूल, है ना। बेसिकली क्या है? स्क्वायर ऑफ द v के प्रोपोर्शनल है ये। अब देखो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी, उन्होंने बोला वेलोसिटी को कितना बढ़ा दिया? 3 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स ऑफ द v1। तो उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी अगर आप बात करो वो क्या रहेगा? उसकी फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगा। फाइनल वेलोसिटी का अगर आप स्क्वायर करोगे थ्राइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और अगर आप इसकी बात करो तो ये बन जाएगी 27 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर आपको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा बेसिकली। ठीक है, तो देखो जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई है ना वो क्या बन जाएगी? 27 टाइम्स ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। 27 को आपने मल्टीप्लाई करना, उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी आई इनिशियली? सॉरी यहां पे ना 27 ही 9 आएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है। हमने गलती से ना इसको क्यूब में एक्सप्रेस कर दिया। तो देखो जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 9 टाइम्स रहेगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। 9 टाइम्स ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। आप इसको सोल्व करोगे 225 जूल। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, हालांकि मैंने इसको ना v स्क्वायर के प्रोपोर्शन लिख के किया हुआ, आप इसको ना कंप्लीट फॉर्मूला से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। क्योंकि ना देखो जो 1/2 है वो एक कांस्टेंट नंबर, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वो भी कांस्टेंट है मोशन के दौरान, उस पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ये बन जाएगी 225 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कन्वेक्स मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है 3 मीटर। अगर एक ऑब्जेक्ट को ना इसके मिरर से 5 मीटर दूर रख दिया जाए, ये डिस्टेंस बेसिकली पोल से मेजर होता है। ठीक है, तो जो इमेज की पोजीशन है वो क्या रहेगी? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर लाइट है ये उससे बिलोंग करता है ना। आपको ना कन्वेक्स मिरर गिवन है, देखो ये कन्वेक्स मिरर की शेप होती है बेसिकली। ये इसका ना प्लेनर पार्ट होता है और ये इसका ना पॉलिश्ड पार्ट होता है, इस साइड वाला। इसके ना लेफ्ट साइड में बेसिकली ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे। अच्छा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप इस मिरर को कंप्लीट कर देते हो ना, जिस स्फीयर का ये टुकड़ा होता है बेसिकली, उसका आपको ना रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। वो कितना गिवन है आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर ना 3 मीटर गिवन है बेसिकली, है ना। ऑब्जेक्ट की लोकेशन यहां पे दी हुई है। ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है पोल के, देखो ये पॉइंट होता है पोल, पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट का, उसको हम ना यू से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला इसको ना 5 मीटर दूर इसको रखा हुआ है। अच्छा, तो पोजीशन ऑफ द इमेज बताना बेसिकली। देखो यहां पे आपको ना u की वैल्यू गिवन है और f। अच्छा, स्फेरिकल मिरर में ना f और r के बीच में ना ये रिलेशन होता है, f इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ होती है ना स्फेरिकल मिरर में, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से कैसे कोरिलेट करती है? इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका पॉजिटिव है, तो 3/2। फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? अगर आप प्लस में बात करो 1.5 और ये आपको मीटर में गिवन है। देखो पोल से जो लेफ्ट में डिस्टेंस है वो नेगेटिव में कंसीडर किया जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? नेगेटिव के कितनी वैल्यू होगी? -5 मीटर। तो बेसिकली सिंपली आपको ना v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, 1/v माइनस के 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये रिलेशन होता है बेसिकली। अब देखो भी 1/v, v की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, माइनस में 1/u, u की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस के 1/5 इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ उसकी प्लस है 1/1.5।
तो इसमें अगर आप ना 1/v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5, इसको आप फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हो, ये बन जाएगा 3/2, यानी कि 2/3 बेसिकली। ठीक है, तो देखो भाई 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 में से ना 1/5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एलसीएम इसका 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, माइनस में ये बन जाएगा आपके पास 9। ठीक है, ये आ जाएगा 15, 5 10, 5 3 3 3 9, 1/15 ये है v की वैल्यू, 1/v की। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास बेसिकली, अच्छा एक मिनट रुको, यहां पे जो हमने मिरर फॉर्मूला लगाया है, अच्छा ठीक है, मिरर फॉर्मूला में बेसिकली यहां पे पॉजिटिव साइन आएगा भाई, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये साइन आपका बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बनो करोगे तो इसको ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, यहां पे बेसिकली ना पॉजिटिव साइन आ जाएगा। 15 1/5 है ना, एक मिनट रुको, इसमें आपको क्या गिवन है कि भाई 5 मीटर दूर तो ये प्रेजेंट है, यू की वैल्यू गिवन आपको। ठीक है, यू की वैल्यू नेगेटिव में कंसीडर करनी होती है। अच्छा, पोजीशन ऑफ द इमेज बताना आपको, हाँ यानी कि v बताना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर गिवन है, फोकल लेंथ होता है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, 3/2 1/1.5। ये आपके पास मिरर फॉर्मूला होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v फाइंड आउट करना, प्लस 1/u, u की वैल्यू -5, तो ये माइनस के 1/5, 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की वैल्यू है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 2/3 लिख सकते हो इसको। 1/v की वैल्यू 2/3 में 1/5 ऐड करोगे 15, एलसीएम आ जाएगा, ये जाएगा 5 पे, 5 2 10 प्लस ये 3 पे, यहाँ पे आपके पास आएगा 3 बेसिकली। ठीक है, 5 3 हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 13 और v की वैल्यू आ जाएगी 15/13। अब इसको डिवाइड करो, ये जाएगा 2 पे है ना, फर्दर 1 आ जाएगा 70, तो 13 5 65, 1.15 मीटर पॉजिटिव में। द फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन, यानी कि पॉजिटिव में डिस्टेंस है, पॉजिटिव में अगर इमेज का डिस्टेंस आया तो वो पोल के रिस्पेक्ट में ना राइट साइड में बनेगा। ठीक है, राइट साइड में बनेगा तो इमेज का नेचर कैसा होगा बताइए, शाबाश। जो इमेज ना ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट इमेज होती है, सीधी बनती है। दूसरा बताइए, दूसरा उसका नेचर क्या होता है मिरर के केस में, जो बेसिकली इमेज ना ऑपोजिट साइड में बनती है वो उसको क्या बोलते हैं, सॉरी वर्चुअल इमेज उसको बोलते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज बनेगी यहां पे, और उसका साइज क्या होगा, डिमिनिश इन साइज हो जाएगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल साइज की इमेज बनेगी। तो इस तरीके से आपने डिस्टेंस, हमको बेसिकली डिस्टेंस पूछा है और हमको नेचर वगैरह तो पूछा ही नहीं इसमें बेसिकली, वो आप हम अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लाइट एंटर कर रही है एयर से ना एक ग्लास वाले मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अब इन्होंने बोला कि अगर लाइट की स्पीड ना वैक्यूम में तो ये हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो लाइट की जो स्पीड है वो ग्लास के अंदर कितनी हो जाएगी बेसिकली। अच्छा देखो भाई, किसी भी मीडियम का अगर आप ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मान लीजिए एन से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है 10th क्लास की बुक में, या फिर ना कई बार उसका ना सिंबल ना म्यू भी आपको देखने को मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो लाइट की जितनी स्पीड होती है डिवाइडेड बाय, और उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर जिसमें आपको ना क्या फाइंड आउट करना होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको ना स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो देखो यहां पे ना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का डिस्कस किया हुआ है। वैक्यूम में ना लाइट की स्पीड होती है c, और वेलोसिटी ऑफ ग्लास उसको vg से एक्सप्रेस कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास क्या आ जाएगी आपके पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड में
मैंने यहां पे ना उसको एक्सप्रेस किया हुआ लाख किलोमीटर, 3 इंटू 10⁸ अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है, अगर आप उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो वो आपके पास बन जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना इंटरेस्टिंग। यानी कि लाइट ना एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, 3 लाख किलोमीटर, है ना, वो आपको गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको दे ही रखी है, ये बन जाएगा 1.5 बेसिकली, है ना। इसको आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और अगर आप इसी वेलोसिटी को लाख में एक्सप्रेस करोगे तो आ जाएगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो हमने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से एक्सप्रेस किया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है बेसिकली। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए आज का जो बेसिकली जो हमारा जितना भी कंटेंट था, जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर एस्टेट 2023 में पूछे गए थे टीजीटी साइंस के एग्जाम में, वो आज हमने डिटेल में डिस्कस किए, हमने उनका कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम ना 2022 का जो एग्जाम है उसका जो फिजिक्स का कंटेंट है वो हम सोल्व करेंगे। फर्दर आपने इस क्वेश्चन की पेपर की ना प्रैक्टिस करनी है। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आपने ना बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच and have a nice day.